नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, अधिशासी निदेशक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आज हम पंचायतों के त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आपदा के संबंध में बात करेंगे और आपदा प्रबंधन उत्तराखंड के लिए काफ़ी प्रासंगिक विषय है। समय समय पर आप सभी लोग, विशेष रूप से जो लोग दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, आपदा के कारण जो नियमित रूप से हमारे वहाँ क्षतियाँ होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, क्यों होती हैं, उन पे बात करेंगे और किस प्रकार से आप कुछ जानकारियों का उपयोग करके होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं या फिर आपदाओं को टाल सकते हैं, उनकी बारंबारता को कम कर सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। विभिन्न कारणों से, विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं, भूकंप इत्यादि आते रहते हैं। हमारे वहाँ वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारी जो चट्टानों की संरचना है वो काफ़ी कमज़ोर है। उसी के साथ हमारे वहाँ ढाल कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से बहता है। तो इन सब वजहों से, विभिन्न कारणों से हमारे वहाँ आपदाएं अक्सर घटित होती हैं और विशेष रूप से अगर बात करें तो भूस्खलन, त्वरित बाढ़, जंगलों की आग, ओलावृष्टि, सूखा हमारे वहाँ की नियमित रूप से होने वाली आपदाएं हैं। उसी के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र भूकंप के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। विगत में 1991 में उत्तरकाशी में और 1999 में चमोली में इस तरह के बड़े भूकंप हमारे वहाँ आए हैं, जिस पे काफ़ी जनधन की क्षति हुई है। और आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम सारे वो काम करते हैं या उनके प्रयास करते हैं जिससे आपदा के प्रभाव कम हो, आपदाओं को रोका जा सके, लोग तैयार रहें और आपदा घटित होने पे उन्हें पता हो कि कहाँ संपर्क करना है, किस तरह से रेस्क्यू करना है, कहाँ पर जाना है। अगर हम आपदाओं की बात करें तो विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में बरसात के मौसम में हर साल भूस्खलन व त्वरित बाढ़ घटित होती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन पहाड़ों में होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसका होने में कुछ अटपटा नहीं है। हर जगह विश्व में जहाँ पर भी पहाड़ हैं वहाँ नेचुरल रूप से भूस्खलन होते हैं। और अगर हम वैसे बात करें तो जो भौतिकी का नियम है वो ये कहता है कि जो चीज़ ऊपर है उसका नीचे आना तय है और हर चीज़ जो ऊपरी स्थान पे है वो कम ऊर्जा वाली स्थिति में आना चाहती है और नीचे की ओर आती है, जिसकी वजह से भूक्षरण या भूस्खलन होते हैं। और भूस्खलनों को लेके ज़्यादातर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ध्यान में आई होगी, तो विभिन्न कारणों से बरसात के मौसम में भूस्खलन ज़्यादा होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अन्य मौसम में भूस्खलन ना हो। भूस्खलन कभी भी हो सकता है, परंतु उसको कुछ ना कुछ बाहरी कारक चाहिए, फोर्स चाहिए, जिसकी वजह से भूस्खलन हो। तो भूस्खलन भूकंप की वजह से हो सकता है, अत्यधिक बारिश की वजह से हो सकता है, भूजल में हो रहे जो परिवर्तन है उसकी वजह से हो सकता है। परंतु भूस्खलन जहाँ पर भी होता है, एक बार अगर सरफेस में या पहाड़ी ढाल में अस्थिरता आ जाए तो लगातार भूस्खलन होते रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा पहाड़ों में एक ही स्थान पे लगातार भूस्खलन होते हैं। कई बार हमें भूस्खलन होने से पहले उसके चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। कई बार भूधसाव होता है, ज़मीन बैठने लगती है या फिर ज़मीन में दरारें दिखाई देने लगती हैं। कई स्थानों पे नया पानी निकलता है या जहाँ पे धारे हैं या सोते हैं वो सूख के दूसरी जगह पानी शिफ्ट हो जाता है। तो इन सब को आप भूस्खलन की पूर्व चेतावनी ले सकते हैं।
कई स्थानों पे आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं हमारे, जो वर्टिकल रहते हैं, लंबवत रहते हैं, वो ढाल के साथ झुके होते हैं, नीचे की ओर ज़मीन क्रीप कर रही होती है, उसमें मूवमेंट हो रहा होता है, जिस वजह से भूस्खलन की संभावना अधिक हो सकती है उन क्षेत्रों में। तो जहाँ पर लगातार भूस्खलन होते हैं उन क्षेत्रों को पहचान कर आप उनसे दूरी बनाकर रख सकते हैं। और कई बार भूस्खलन के कारण जो जलधाराएं हैं, जो हमारी नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, गाढ़ गधेरे हैं, वो बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण उसके पीछे काफ़ी पानी जमा हो जाता है और उसके टूटने पे अचानक से बाढ़ आती है। तो अगर आपके पास पड़ोस में कोई नदी है, उसका पानी अचानक से कम हो रहा है, तो उसको आप खतरे का संकेत समझ सकते हैं, ऊपरी दिशा में पलायन कर सकते हैं। और ऐसा हमारे वहाँ पूर्व में हुआ है। आप लोगों में जो लोग चमोली क्षेत्र के हैं या दूसरे इलाकों से हैं, उन्होंने शायद गौनाताल के बारे में सुना होगा। तो 1893 में इस तरह का भूस्खलन होने से गौनाताल एग्जिस्टेंस में आया या गौनाताल का निर्माण हुआ। और उसके एक साल बाद 1894 में वो जो भूस्खलन से बना बांध था वो टूटा और उसका पानी से जो बाढ़ आई उससे हरिद्वार तक नुकसान हुआ। चमोली शहर पूरा का पूरा उससे बह गया था। उसी के साथ साथ श्रीनगर का जो निचला क्षेत्र था उसमें नुकसान हुआ। और परंतु समय पे चेतावनी दिए जाने के कारण उस बाढ़ में मानव क्षति काफ़ी कम रही। उसी के बाद ये जो गौनाताल था ये 1970 में पूरी तरह टूटा और उससे जो बाढ़ आई 1970 में, उसमें चमोली शहर में काफ़ी नुकसान हुआ। और उस बाढ़ के बाद से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या जिला मुख्यालय है उसे चमोली से गोपेश्वर शिफ्ट किया गया। तो इस तरह के खतरे यहाँ पे अमूमन होते रहते हैं, चाहे वो भागीरथी हो, अलकनंदा हो या दूसरे रिवर्स हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हमारी होती रहती हैं। और बरसात के मौसम में विशेष रूप से, जिसे हम बादल फटना कहते हैं या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, कि एक छोटे इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, जिससे कि जो नदी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी अचानक आ जाए। और इस तरह के पानी में ज़्यादातर देखा गया है कि मलबा, पेड़ पौधे और दूसरी तरह की चीज़ें काफ़ी बड़ी मात्रा में आ जाती हैं, जिससे कि जो नदी का अपना रास्ता है वो कई बार बंद हो जाता है मलबे के कारण, और पानी अप्रत्याशित रूप से ऐसे क्षेत्रों पे चला जाता है कि जहाँ पर नुकसान की संभावना हम नहीं समझते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है, दूसरी जगह हो सकता है, और भू कटाव बहुत ज़्यादा अचानक हो सकता है। तो ऐसे में जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं उनको ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में सावधानी बरतें। अत्यधिक बारिश होने पे जल स्तर पे निगाह रखें, पानी का स्तर अगर बढ़ता है तो सावधान रहें। उसी के साथ जो नदी नाले हैं उनमें जो बाहरी मोड़ है, जो नदी का उत्तल तल जो होता है, जिसे हम कॉन्केव तट बोल रहे हैं, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो ऐसे तट पे जो भूस्खलन हो रहा है या नदी का कटाव हो रहा है उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उसी के साथ विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में हमारे वहाँ पर विशेष रूप से जो चीड़ के जंगल हैं उनमें वनाग्नि की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो किस तरह से तलछट को कम किया जाए, पिरूल है या दूसरी चीज़ें हैं उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, जंगल से किस तरह से उसे हटाया जाए। वर्तमान में पिरूल से बिजली बनाने के लिए या दूसरी इस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे कि आम जनता को भी फ़ायदा हो सकता है और साथ ही साथ वनाग्नि की घटनाएं भी कम हो सकती हैं। उसी के साथ कई बार हम लोग पहाड़ों में ऐसी मान्यता है कि आग लगने के बाद जो घास है उसका उत्पादन अच्छा होता है, अच्छी घास होती है। तो कई बार हम जानबूझकर
गांव के समीप या अपनी चारागाह में आग लगाते हैं और कई बार उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आग जंगल तक चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और वनाग्नि को जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए। उसी के साथ हमारे पहाड़ में ज़्यादातर जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के कम होने से या देर से या जल्दी होने से कई बार फसल को नुकसान होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो वर्षा का पानी है उसको संचय करें। हमारे वहाँ जो पूर्वज थे, हमारे जो यहाँ के लोग थे, वो परंपरागत रूप से यहाँ पर चाल खाल बनाते रहे हैं। पानी के संचय के लिए चेक डैम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, चाल खाल बनाए जा सकते हैं और इस पानी को हम खेती व अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर भूकंप का है। और कई बार हमें लगता है, जो लोग हम यहाँ पे रहते हैं या दूसरे स्थानों पे रहते हैं, कि आजकल ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं या फिर 1991 से पहले भूकंप नहीं आते थे। 1991 के बाद ही भूकंप आने शुरू हुए हैं, क्योंकि 91 के बाद अचानक से पूरे देश में, हमारे वहाँ 99 में भूकंप आया, उसके बाद लातूर में, भुज में, अभी हाल में मुजफ्फराबाद में, फिर नेपाल में ढोकला, गोरखा, ये भूकंप आए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि भूकंप आज ही आ रहे हैं। भूकंप इस क्षेत्र में हमेशा से आते रहे हैं। और जो हम बड़ा भूकंप बोलते हैं, बड़ा भूकंप मतलब जिसका परिमाण 8 से ज़्यादा हो, ऐसा भूकंप हमारे क्षेत्र में पिछले 200 सालों से नहीं आया है। और जो भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि इस तरह का भूकंप यहाँ कभी भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इस तरह का कोई भूकंप नहीं आया है। आखिरी बड़ा भूकंप जो हम यहाँ पे बात करते हैं वो 1 सितंबर 1803 में आया था, जिसका एपिसेंटर या अभिकेंद्र गढ़वाल में श्रीनगर के पास था, श्रीनगर और उत्तरकाशी के बीच में। और उससे जो नुकसान हुए थे वो दिल्ली, मथुरा, आगरा तक उस भूकंप से नुकसान हुए थे। और गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी बड़ी आबादी हताहत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और बड़े भूकंप की अगर हम बात करें तो जितना बड़ा उत्तरकाशी का भूकंप था, उससे 500-700 गुना ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप यहाँ पे आने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। और भूकंप के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप किसी को नहीं मारता। भूकंप के कारण लोग इमारतों के गिरने के कारण, अवसंरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण मारे जाते हैं। तो यदि हम अपने घरों को, अपनी अवसंरचनाओं को सुरक्षित तरीके से बनाएं, उनके निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जो कि भूकंप सुरक्षित हो, तो हम भूकंप से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। नए बनने वाली जो इमारतें हैं उनमें हम भूकंप सुरक्षित तकनीक का उपयोग करें, और पहले से जो भवन बने हुए हैं उनको हम, आज जो हम बात करते हैं रेट्रोफिटिंग की, रेट्रोफिटिंग का उपयोग करके या सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके हम पुरानी जो अवसंरचनाएं हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको सुरक्षित बना सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि भूकंप के समय क्या करें, क्या ना करें। भूकंप के समय हमें एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे सुरक्षित स्थान है, विशेष रूप से जहाँ पे रिइंफोर्समेंट ज़्यादा है। दरवाजे के नीचे सुरक्षित हो सकता है। अगर आपके पिलर हैं या जो कॉलम है मकान के अंदर, स्तंभ है, उसके नीचे सुरक्षित हो सकता है। खिड़कियों के पास खतरा ज़्यादा हो सकता है, ग्लास के टूटने, कांच के टूटने के कारण नुकसान हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपदा के पहले क्या करें, आपदा के बाद क्या करें। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो जाए तो संपर्क किया जाए। राज्य सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर्स हैं जो कि जनपद स्तर पर 1077 है 1077, और राज्य स्तर पे 1070 है
770 जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह की घटना हुई है, ताकि आपको जल्द राहत मिले, बचाव कर्मी आप तक पहुँच पाएँ। वर्तमान में पंचायती राज एक्ट जो है उसके अंतर्गत निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि ज़्यादातर जो योजनाएं बने वो पंचायतों की सहभागिता से, पंचायतों के द्वारा बनाई जाएं। तो ये कोई जितने भी निर्माण कार्य हैं, दूसरी योजनाएं आप बनाते हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि जो भी योजना आप बना रहे हैं उसकी वजह से नई आपदाओं का जन्म ना हो। अगर आप सड़क बना रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट इस तरह से करें, उसका विन्यास इस तरह से रखें कि नए भूस्खलन क्षेत्र ना डेवलप हो। जहाँ पे पहले से भूस्खलन हो रहा है उन क्षेत्रों से होकर सड़क ना जाए, उनको जहाँ तक संभव हो अवॉइड किया जाए। उसी के साथ आपके वहाँ पे गांव में स्कूल बन रहा हो, आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा हो या दूसरा बन रहा हो, तो आप अपनी तरफ से सुनिश्चित करें कि उनके निर्माण में इस तरह की तकनीक का उपयोग हो जो कि आपदा से आपको सुरक्षित रखे। आपका जो मकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए जो मलबा जनरेट होता है, मलबा निकलता है, उसका निस्तारण सही जगह पे करें, सही तरीके से करें। उसको बेतरतीब ढंग से नदी नालों में या ढाल पे ना फेंकें, ताकि कई बार देखने में आया है कि उसकी वजह से पानी के स्रोत हैं, खेत हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो दब जाती हैं और नए भूस्खलन उत्पन्न होते हैं। तो उन सब से बचा जाए। और आप जितने भी अपनी पास पड़ोस में लोग रहते हैं, आपकी पंचायत में है, पड़ोस के गांव में हो सकते हैं, तो उनको ये बताएं कि आज के समय में जानकारियां उपलब्ध हैं, तकनीक उपलब्ध है, जिससे कि आप आपदा से बच सकते हैं, आपदा के प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो उन तकनीकों का उपयोग करें। अपने नज़दीकी जो आपका ब्लॉक का सेंटर हो सकता है, तहसील का सेंटर है, वहाँ से जानकारियाँ ले सकते हैं। जनपद स्तर पे हमारे आपातकालीन परिचालन केंद्र हैं, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं, उनको आप जानकारी ले सकते हैं, सूचनाएं ले सकते हैं, अन्य चीज़ों को वहाँ से एकत्रित कर सकते हैं और अपने लोगों को बता सकते हैं, ताकि वो लोग आपदाओं का ठीक से सामना कर पाएँ और उनके नुकसान को कम कर पाएँ। आपदा के कारण ज़्यादातर हमारे घरों की, अवसंरचनाओं की और हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि सरकार की ओर से कई बार सहायता दी जाती है, कई बार दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रहता है कि इसे कम मिला, उसे ज़्यादा मिला या किसी को नहीं मिल पाया। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार की ओर से नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है और ना ही भरपाई करने की कोई इस तरह की योजना होती है। जो हम भरपाई की बात करते हैं वो केवल इंश्योरेंस के थ्रू हो सकती है। सरकार प्रभावितों को तात्कालिक गुजर बसर के लिए या उनके नुकसान के लिए कुछ चीज़ों के लिए नियत धनराशि देती है, जिसे राहत बोलते हैं। अगर मेरा घर टूट जाता है आपदा के कारण, तो घर छोटा हो या बड़ा हो, 1,09,000 या 1,10,000 रुपया है, उतना आपको मिलेगा। और वो भी अगर पूरा का पूरा टूटता है, चाहे वो घर आपने 10 लाख का बनाया हो, 20 लाख का बनाया हो, जो राहत मिलती है, अनुमन्य राहत इतनी है। उसी के साथ साथ आपके जो जानवर मारे जाते हैं, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके लिए अलग अलग राहत देय है। उसी के साथ साथ जो सार्वजनिक अवसंरचनाएं हैं, सड़क है, पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, उनकी अगर क्षति होती है तो उनकी मरम्मत के लिए, आपदा राहत के लिए पैसा दिया जाता है। उसी के साथ वर्तमान में सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्रों को, कुछ गांवों को आपदा संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि आबादी लगातार आपदा से प्रभावित होने के कारण रहने योग्य नहीं रही है। तो उन गांवों के पुनर्वास के लिए योजना राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है और वर्तमान में कई गांवों का पुनर्वास उस योजना के अंतर्गत किया गया है। अगर आपके गांव में कुछ क्षेत्र, आबादी वाले क्षेत्र आपदाओं से निरंतरता में प्रभावित हो रहे हों, उनको कहीं विस्थापित करने की आवश्यकता हो, तो आप अपने जनपद
स्तर पे जो जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उससे संपर्क करके अपनी कठिनाइयाँ वहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा क्षेत्र निरंतरता में आपदा से प्रभावित होता है और उसके कारण मानव निवास के लिए असुरक्षित हो गया है। तो उसकी जियोलॉजिकल सर्वे कराया जा सकता है, भूगर्भीय सर्वेक्षण और भू तकनीकी सर्वेक्षण। उसके बाद अगर पाया जाता है कि यहाँ पे कोई उपचारात्मक उपाय कर पाने संभव नहीं है तो उस आबादी को अन्यत्र बसाने की कार्रवाई की जा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।